तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेकंड लेक्चर ऑफ साउंड चैप्टर। तो ये जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है अपने साउंड चैप्टर का। जैसे कि जो अपना साउंड चैप्टर है ये क्लास 9 के बच्चों के लिए सीबीएसई करिकुलम में दे रखा है, और साथ ही साथ जो फाउंडेशन के बच्चे रहते हैं जो 11 12 में नीट या जेई जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हैं और प्रिपरेशन अभी 9th या 10th से ही शुरू कर देते हैं, उनके लिए भी 100% सूटेबल है। तो शुरू कर देते हैं अपने लेक्चर के साथ। और आगे बढ़ने से पहले हम जस्ट एक रिकैप कर लेंगे कि अपना जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। हमने हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि साउंड होता क्या है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है और उसका प्रोपेगेशन कैसा होता है, वो सब देख लिया था। ठीक है, तो क्या होता है साउंड। साउंड एक एनर्जी है। कैसा एनर्जी है? एक लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और वो कैसे कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, और ह्यूमंस के केस में वो लैरिंग से प्रोड्यूस होता है। ये हमने पहला ये पूरा का पूरा हमने अंडरस्टैंड करके लिया था। फिर उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया था कि मतलब अंडरस्टैंड करके लिया था कि डिफरेंस क्या होता है किसके बीच, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म और एक ट्रांसवर्स ये वेव फॉर्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है मेजरली, ये हमने जान लिया था। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? अगर इसका ऑसिलेशन, अगर किसी वेव का ऑसिलेशन जो रहता है वो उसकी डायरेक्शन और उसके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन अगर सेम है, या फिर उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री बनता है, तो ये कौन सा वेव फॉर्म हो गया? लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म हो गया। और वहीं पे अगर ट्रांसवर्स वेव फॉर्म देखे तो क्या होता है? अगर ऑसिलेशन की डायरेक्शन ऐसी आगे पीछे और इसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन अगर ऊपर नीचे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? ऑसिलेशन और प्रोपेगेशन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस वेव फॉर्म को हम क्या बोल देते? ट्रांसवर्स वेव फॉर्म बोल देते। हमने ये वाला अंडरस्टैंड करके लिया था। फिर इसके बाद हमने क्या देख लिया था? propagation and basic difference between the traveling of the light particle and a sound particle। हमने पूरा का पूरा साउंड कैसा ट्रेवल करता है पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया था। कि हम जब वोकल कॉर्ड से आवाज निकालते हैं या फिर कहीं माइक से सॉरी साउंड से कहीं पे आवाज निकलता है तो कहाँ से निकलता है? वो किस चीज की वजह से निकलता है? वाइब्रेशंस की वजह से निकलता है। एक बार वाइब्रेशन की वजह से वो आवाज बाहर निकल गया तो ये क्या करता है? सामने वाले एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा। ये सामने वाला एयर पार्टिकल उसके सामने वाले एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते 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 लिसनर के कान तक, या जो भी लिसनर है उसके जो भी लिसनर का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि ह्यूमंस के केस में ईयर है या कुछ भी एक आधा, जैसे यहाँ पे माइक है तो माइक तक जो भी आवाज जा रहा है तो सब क्या होता है? एयर पार्टिकल्स एक दूसरे को डिस्टर्ब करते करते पूरा साउंड वैसा ट्रेवल कर देता है। हमने पूरा का पूरा जो प्रोपेगेशन है वैसा देख लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एक लाइट पार्टिकल जब ट्रेवल करता है और एक साउंड जैसे साउंड वेव जब ट्रेवल करता है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये देख लिया था। उसमें क्या पता चला हमें कि जब लाइट पार्टिकल ट्रेवल करता है, जैसे कि ये अगर लाइट पार्टिकल है तो ये खुद एक पूरा कौन सा तो भी एक XYZ डिस्टेंस कैरी करेगा। जैसे कि सन से अगर लाइट पार्टिकल आ रहा है तो पूरी आंखों तक एक लाइट पार्टिकल पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन साउंड में ऐसा बात होता है क्या? एक पार्टिकल पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करता है क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पे क्या होता है? बस ये अगर ये एयर पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, और मेरे साउंड वाइब्रेशन से ये एयर पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया तो ये बस आगे वाले एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा और ये आगे वाले एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, और ऐसे ऐसे पूरा पूरा डिस्टर्बेंस चलते रहेगा। लेकिन ये एयर जो खुद एक पार्टिकल ऐसा ट्रेवल होके मेरे कान तक जाएगा क्या? अगर कोई बात कर रहा है यहाँ पे तो उसका जो आवाज मेरे कान तक आने वाला है वो पूरा का पूरा जाके मेरे आवाज कान तक चल के आता है क्या? नहीं। क्या होता है? बस डिस्टर्बेंस होता है। जैसे लाइट में क्या होता है, एक पार्टिकल खुद पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, वैसा ही यहाँ पे पूरा डिस्टेंस कवर हो रहा है क्या साउंड वेव के केस में? बिल्कुल नहीं। हमने वो मेजर डिफरेंस देख लिया था क्या था। फिर उसके बाद क्या? कंपेरिजन, स्पीड कंपेरिजन ऑफ लाइट वर्सेस साउंड हमने देख लिया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, while that of the sound is 343 मीटर पर सेकेंड। देखो इसका कितना बड़ा कंपैरिजन। मतलब देखो ये जो 3 × 10⁸ है इसका मतलब क्या होता है? 3000008 शून्य दे दो इसके तो ये पूरा मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। तो ये कितना बड़ा वैल्यू है ना। ये जो लाइट का जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा बड़ा स्पीड है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? साउंड के कंपैरिजन में। तो हमने इसका एक एप्लीकेशन भी देख लिया था। जब भी फायर क्रैकर्स ऊपर जाके क्रैक हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फूटते हैं, तो हमें क्या दिखता है? डिस्टेंस से सबसे पहले लाइटनिंग दिखती है, आवाज आता है उसका, हमें लाइटनिंग दिखती है। क्यों सबसे पहले लाइटनिंग दिखती है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये बहुत ज्यादा है और जो आवाज है, आवाज का जो स्पीड है वो बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट के इससे। तो हमने वही एप्लीकेशन देख लिया था कि जब भी एक आधा फटाका फूटता है तो हमें सबसे पहले उसका लाइटनिंग दिखता है, ना कि पहले उसका आवाज आता है। ठीक है, हमने उसका वो एप्लीकेशन देख लिया था। पर फिर एक क्वेश्चन भी था हमारे पास। क्या था कि हमने जब ये प्रोपेगेशन ऑफ साउंड पढ़ लिया था उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देख लिया था ना, क्या होता है क्या नहीं। तो उसके बेस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ डैश डैश प्रेशर। तो क्या होता है? कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। ये आपको मन से आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा अंडरस्टैंड करके लिया था पिछले वाले लेक्चर में।
कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, व्हाइल द रेयरफ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। अभी नाम से ही पता चलता है ना, अगर कंप्रेशन है, कंप्रेशन का मीनिंग क्या है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है मतलब प्रेशर कैसा है, ज्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर। वही अगर रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स कैसे रहते, कम कम मॉलिक्यूल्स रहते, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कम डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स रहते, कम मतलब जैसे अगर इतना ही हमारे पास एरिया है तो इसमें अगर कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम, रेयर फ्रैक्शन एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमने लो प्रेशर लिख लिया। वही अगर इसको दबा दिया जाए तो कम एरिया में ज्यादा अपने पास एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, तो उसको हम कंप्रेशन वाला एरिया बोल देते हैं। तो वहां पे प्रेशर कैसा रहेगा, हाई प्रेशर। ये वाला हमने क्वेश्चन देख लिया। फिर उसके बाद क्या है, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हाइल द साउंड इज द मैकेनिकल वेव। हमने इसके रीजन भी जान लिए थे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है, क्योंकि जब एक पार्टिकल ट्रैवल करता है, एक लाइट पार्टिकल जब भी ट्रैवल करेगा तो वो क्या करता है, अपने साथ साथ कौन से दो फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। वहीं पे जो साउंड रहता है ये कैसा रहता है, एक मैकेनिकल वेव रहता है। तो ये मैकेनिकल वेव क्यों बोला जाता है, इसके हमने दो रीजन पढ़े थे। पहला रीजन ऐसा था कि वो जब ये करता है, मोशन करता है, तो उसका मोशन कैसा है, एक मैकेनिकल मोशन है, और जो जब भी वो ट्रैवल करेगा उसको एक फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड है, बिना फिजिकल मीडियम के वो ट्रैवल कर ही नहीं पाता। तो इन दो रीजन की वजह से क्या है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, हमने वो रीजंस भी देख लिए थे। तो ये हो गया एक क्विक रिकैप अपने जो फर्स्ट लेक्चर था उसका। अब आज के जो मेन कंटेंट, आज का जो मेन टॉपिक है अपना, ये कहा गया कर्सर यहाँ पे है, जो आज हमने सीखना है आज के इस लेक्चर में, जो हमने सीख के लेना है या अंडरस्टैंड करके लेना है कंसेप्ट, उसमें दो मेजर कंसेप्ट हमको आज अंडरस्टैंड करके लेने। क्या है वो, पहला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड वेव, कि मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि हमारे पास अगर दो ह्यूमंस है तो हम दो ह्यूमंस को अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे करते हैं ना। ये एक सांवला है या काला है, हम बोलते हैं ना ये काला है बहुत, ये सांवला है, या फिर एक गोरा है, ऐसा बोल देते हैं। या फिर क्या कभी कभी एक आधा बहुत होशियार है तो एक आधा मठ मंदबुद्धि बोल देते हैं हम उसको। तो ऐसा उसका क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे हमको साउंड को भी आइडेंटिफाई करने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते, मेरा एक दोस्त है, समझो मेरा दोस्त है एक यहाँ पे खड़ा, उसको क्या किया, पहले उसके बंदी ने उसको गाल पे मारा है, ठीक है, और सेकंड टाइम पे उसके मम्मी ने उसको गाल पे मारा है। तो क्या होता है, जब उसके बंदी ने उसको गाल पे मारा है, वो हालू से मारेगी ना, मतलब प्यार से एकदम झापड़, तो कैसा आवाज आएगा, सॉफ्टली एकदम ऐसा स्मूथली करके आवाज आएगा ना। लेकिन वहीं पे जब उसकी मम्मी उसको मारेगी तो थाड़ बोल के एकदम जोर से झापड़ बजेगी। तो हमको क्या होता है, वहां पे दोनों भी केस में हमको सुनाई क्या दे रहा है, झापड़ का ही आवाज सुना दे रहा है, लेकिन अलग अलग आवाज आता है ना। एक का बहुत सॉफ्ट आएगा लेकिन दूसरे का बहुत हार्ड ले आएगा आवाज। ठीक है, तो ये जो हमने आइडेंटिफाई किया, अब हमने जो आइडेंटिफाई किया है किस बेस पे किया, कि बहुत लाउड है या साउंड बहुत लाउड है या फिर बहुत सॉफ्ट है ये साउंड, ये सारी चीजों पे हमने आइडेंटिफाई किया ना। तो इसी सब को हम क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव बोल देते हैं। ठीक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है हम वो देख लेंगे, बस ओवरव्यू दे रहा था मैं अभी यहाँ पे। और सेकंड जो चीज हमें पढ़ना है वो क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड इन द डिफरेंट मीडिया। मतलब अलग अलग मीडियम में जब साउंड ट्रेवल करेगा, जैसे कभी साउंड सॉलिड में ट्रेवल करेगा, तो कभी लिक्विड्स में ट्रेवल करेगा, तो कभी एयर में ट्रेवल करेगा, तो उसमें अलग अलग मीडियम में अलग अलग उसका स्पीड रहेगा। तो वो क्या कैसा हमको वो सब जान लेना एक बार। ठीक है, तो अभी पहले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में हमें बस तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने सबसे पहले। वैसे तो अगर पूरा देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स 6 हमें जो पढ़ने, हमारे सिलेबस में जो पढ़ने के वो कैरेक्टरिस्टिक्स कितने, पूरे के पूरे 6। कौन से, पहला है स्पीड, दूसरा फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी को ऐसा सिंबल निकालते हैं, उसको न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है इसको न्यू, या न्यू न्यू, इसको न्यू बोलते हैं। और निकालना कैसा है, वी निकालते हैं हम, वी नहीं निकालने का, वी को ऐसा थोड़ा स्ट्रोक कर देने का, उसको हम न्यू बोल देते। क्या बोलना है इसको, फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। हम क्या लिख रहे, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, क्या क्या है, पहला हो गया स्पीड, दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी, तीसरा हो गया एम्पलीट्यूड, फिर फोर्थ हम देखेंगे इसका क्वालिटी या फिर टिम्बर बोल देते हैं हम इसको, फिर पांचवा हम इसका वेवलेंथ देख लेंगे, वेवलेंथ, और इसको ही क्या कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर से वापस से इसको लैम्बडा बोल देते हैं। ठीक है, वेवलेंथ या फिर लैम्बडा। फिर उसका 6 क्या रहेगा, क्या बाकी है, स्पीड हो गया, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, क्वालिटी, अब टाइम पीरियड बच गया। ठीक, टाइम पीरियड। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमको एक दो साउंड के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए एकदम इजी जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मैंने आपको अभी एग्जांपल बोल दिया था, 2 थप्पड़ पड़ते हैं। ठीक है,
एक लड़के को 2 थप्पड़ पड़ते, मेरे दोस्त को 2 थप्पड़ पड़ते, लेकिन वही 2 थप्पड़ में हमको आवाज आता है ना, एक बहुत जोरदार का थप्पड़ पड़ा है, कस के थप्पड़ पड़ा है, लेकिन दूसरा प्यार से थप्पड़ पड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट किन किन की वजह से कर पाते हैं या फिर किन की मदद से कर पाते, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर पहले का साउंड पहले की जो झापड़ थी वो एकदम धीरे से पड़ी थी तो उसका स्पीड कम रहेगा, या फिर जो दूसरी झापड़ थी वो एकदम जोर से पड़ी थी तो उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, या फिर उसका फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा रहेगा। अगर मतलब जो उसके बंदी ने उसको झापड़ मारा है वो कैसा रहेगा, कम फ्रीक्वेंसी का रहेगा, लेकिन उसके मम्मी ने जो मारा एकदम कस के दिया है ना जोर से, तो उसका फ्रीक्वेंसी कैसा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा उसका गाल, तब उस केस में तो उसका फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा। और उसके फ्रीक्वेंसी हाई रहने की वजह से या फिर एम्पलीट्यूड चेंज होने की वजह से, क्वालिटी चेंज होने की वजह से, या फिर क्या बोलते हैं वेवलेंथ या फिर टाइम पीरियड चेंज होने की वजह से हमको क्या होता है, दो साउंड में डिफरेंशिएट करने का हमको समझता है कि दो अलग अलग साउंड है हमारे पास, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप की, ये 6 की 6 है ना, हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते चलेंगे एक एक, ठीक है। सबसे पहले इसको इरेज करके लेते हैं, नहीं होता है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं ऐसे ही। तो हम सबसे पहले स्पीड देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है स्पीड, हमने 5वीं 6ठी कक्षा से देखा है कि स्पीड क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या है, सबसे ऑब्वियस, एकदम ऑब्वियस नहीं, क्या बोलते हैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और अगर डेफिनेशन बोल देना है तो क्या बोलते हैं हम, अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर वही हमको वेव के बारे में बोलना है तो हम वेव के बारे में क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इट्स स्पीड। तो अगर दो साउंड की अलग अलग स्पीड है तो दो अलग अलग साउंड हमको सुनाई देंगे ना, जैसे कि हम गिटार बजा रहे या तबला बजा रहे, तो अगर अलग अलग स्पीड पे अगर हम बजा रहे तो हमको सुनाई देगा ना उसका अलग अलग साउंड, उसी से तो हम रिकॉग्नाइज कर पाते। तो ये हो गया अपना पहला कैरेक्टरिस्टिक जिसका नाम है स्पीड, ठीक है। तो इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ने से पहले हम फ्रीक्वेंसी का एक जनरल मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है जनरल मीनिंग फ्रीक्वेंसी का, हम बहुत बार बातें करते करते क्या बोल देते कि मैंने ये वाला काम बहुत फ्रीक्वेंटली किया था। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है जनरल टर्म्स में, बार बार या फिर लगातार बोल सकते हैं। और फिजिक्स में क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मीनिंग, किसी भी चीज को हम एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार रिपीट करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम, क्या, द नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब अगर वो हम सिंपल पेंडुलम के केस में देखेंगे, जैसे कि हमारे पास अगर ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम के केस में अगर हम देख लिए तो क्या होता है यहाँ पे, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कम फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इसका कम है। लेकिन वही अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो क्या कर रहा हूं, देखो जोरदार इसको मतलब ऑसिलेट कर रहा है ना ये, तो ये इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इसका क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बढ़ गया। वही हमें को यहाँ पे देख लेना है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एन यू न्यू, ग्रीक लेटर है उसको हम न्यू बोल देते हैं, ग्रीक लेटर नहीं ग्रीक सिंबल बोल दे, ठीक है, न्यू। और उसको कैसे निकालना है, वी ना निकाल के उसको थोड़ा स्ट्रोक कर देना है, ठीक है। तो न्यू, न्यू इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या रहता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, या फिर डेफिनेशन क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड बोल दो सीधा सीधा। कौन से भी एक आधा ऑसिलेशन, जैसे अगर मैंने 10 सेकंड में 10 ऑसिलेशन कर लिए, तो 10 सेकंड में 10 ऑसिलेशन कर लिए, तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, एक ऑसिलेशन हुआ, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को यूनिट क्या देते हैं हम, हर्ट्ज, हर्ट्ज या फिर क्या बोलते हैं, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज इसका सिंबल है। हर्ट्ज क्यों बोल दिया, क्योंकि हमारे पास एक रिचर्ड हर्ट नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत ज्यादा काम किया है, या फिर क्या बोलते हैं उसका, उनका बहुत ज्यादा योगदान है ना, तो इन ऑनर ऑफ देयर नेम हमने फ्रीक्वेंसी के यूनिट को हर्ट्ज बोल दिया है, ठीक है। तो अभी फ्रीक्वेंसी भी हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपने देख लिया, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, अगर याद भी नहीं रखा और आपको उसका कंसेप्ट मालूम है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो हमें 1 सेकंड में या फिर पर यूनिट टाइम बोल रहा है ना, तो ना पर यूनिट टाइम, तो इसको डिवाइड में डाल दो, बात खत्म। हमको फॉर्मूला उसके कंसेप्ट से भी निकल आ जाता है, अगर एक बार कंसेप्ट पता चलेगी तो हम उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा अपने फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या है, एम्पलीट्यूड। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक अपना जो एम्पलीट्यूड है, इसके बारे में अगर मैं बात करने लगूं अभी तो यहीं पे अपना आधा घंटा जा सकता है, मतलब बहुत इजीली, और वो भी हम बहुत बेसिक लेवल पे ही बातें करते रहेंगे। लेकिन हमको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं इकट्ठा करना है, उससे क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। हमको कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपली एक
स्टार्टिंग फेज है अपना, तो इसमें बस अंडरस्टैंड करते चलना है कि क्या होता है और क्या नहीं। इसलिए हम अभी अभी के लिए फिलहाल के लिए एम्पलीट्यूड के बारे में बस 3 चीजें ही याद रखेंगे। कौन सी 3 चीजें? पहला कि उसकी डेफिनेशन क्या है, दूसरा कि उसका जनरल मीनिंग क्या है, और तीसरा अभी वेव फॉर्म की इसमें या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के केस में उसका मीनिंग क्या है या फिर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हमारे पास ये एम्प्टी पेज है। अगर हम सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहे तो ये हमारे पास अगर वेव है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ तो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मालूम है ना सबको, एकदम बेसिक चीज है ये। इसको एक्स एक्सिस बोल दिया जाता है, इसको वाई एक्सिस बोल दिया जाता है। हम यहाँ पे कुछ तो भी ले लेंगे और यहाँ पे कुछ तो भी ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमने डेंसिटी लिया, DENSITY डेंसिटी, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे क्या है डेंसिटी, इधर मैं यहाँ पे जस्ट मार्क कर रहा हूँ 5 है। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये से यहाँ पे क्या आएगा? -5 -10। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के केस में बोल रहा हूं, हमको तीन ही चीज एम्पलीट्यूड के बारे में 3 ही चीजें याद रखने की। कौन सी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एम्पलीट्यूड क्या होता है, जनरल टर्म्स में एम्पलीट्यूड क्या होता है, और उसका डेफिनेशन। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एम्पलीट्यूड क्या होता है वो देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया जाता है और पूछा जाता है कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो बस बोल देना है कि एक्स एक्सिस या फिर मीन पोजीशन से लेके ये पीक पोजीशन जो रहता है ना, इसके बीच में जो भी वाई एक्सिस पे रीडिंग आएगा इसको हम एम्पलीट्यूड बोल देंगे। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? 10। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस, अबो और बिलो द एक्स एक्सिस इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। देखो जैसे कि ये अबो द एक्स एक्सिस हो गया, ये बिलो द एक्स एक्सिस भी क्या है? 10 ही है, तो इसको भी क्या बोल देंगे? एम्पलीट्यूड। इसको भी क्या बोल देंगे? एम्पलीट्यूड। इसको भी क्या बोल देंगे? एम्पलीट्यूड। समझ में आया एम्पलीट्यूड क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के केस में? द अमाउंट क्या बोलते हैं इसको? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाई एक्सिस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस। क्या बोल रहा हूं मैं? और एक बार सुनो ध्यान से। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस above or below the x axis, above or below the x axis is known as its amplitude. The maximum value of the quantity on the y axis above or below the x axis is known as its amplitude. ठीक है, सिंपल है, मैंने जो बोल दिया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूरा का पूरा छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि ऐसा अगर ग्राफ दिखाई दे तो आपको क्या करना है? बस एक्स एक्सिस से लेके इसके पीक तक जो भी रहेगा रीडिंग इसको एम्पलीट्यूड बोल देना है। यहां से यहां तक जो भी रहेगा रीडिंग एम्पलीट्यूड बोलना है। यहाँ पे सबका एम्पलीट्यूड सेम मिलेगा आपके सिलेबस में, या फिर बोलो 12th तक भी। मैक्सिमम 12th को बदलेगा नहीं मालूम जेईई के सिलेबस में, लेकिन फिलहाल के लिए 10th तक का सोचते हैं हम। और 10th के लिए आपको अगर एक आधा वेव दिया जाता है तो ये वेव का एम्पलीट्यूड ऑलवेज आपको कांस्टेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं दिया जाएगा आपको वेव कभी भी कि ऐसा बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड है और ये छोटा छोटा एम्पलीट्यूड होते जा रहा है और इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करो, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आपको। जैसे जनरल ये दिया जाएगा, एक आपको जनरल ऐसा एक वेव फॉर्म कुछ तो भी दिया जाएगा जिसका सबका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर 15 है तो इसका भी क्या आएगा? 15 ही आएगा, इसका भी क्या आएगा? 15। तो ऐसा एम्पलीट्यूड आपको फाइंड करना आना चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के केस में। ठीक है, ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एम्पलीट्यूड। अब जनरल टर्म्स में एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या है वो देख लेते। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मतलब अगर हम बॉब या फिर क्या बोलते हैं पेंडुलम के केस में अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ना, उसको हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। इसके केस में जो सिंपल पेंडुलम रहता है ना, उसके केस में जो एम्पलीट्यूड रहता है वो क्या रहता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अभी ये मेरा पास पेंडुलम है, अगर ये से यहाँ तक ही जा रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? ये इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक उसका एम्पलीट्यूड हो गया। लेकिन वही अगर मैक्सिमम ये यहाँ पे जाके पूरा यहाँ तक आ रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक। तो हम ये पेंडुलम के केस में एम्पलीट्यूड का बात अलग है। ठीक है, बाकी और जनरल टर्म्स में अगर और जनरलाइज देखा जाए तो एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, तो क्या देखेंगे उसमें कि अगर हमारे पास जैसे कि हम साउंड का ही कंपैरिजन करते हैं ना, साउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। साउंड के एग्जांपल में क्या है हमारे पास? मेरे को 1 सेकंड देना बस। साउंड का एग्जांपल कैसे है हमारे पास कि जब हम बातें करते या फिर हम साउंड प्रोड्यूस करते तो उस केस में क्या होता है कि जो एयर पार्टिकल्स रहते हैं सामने वो क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, और हमारे पास क्या आ जाता है? कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन का ये आ जाता है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम भी है, ये वाला देखो। यहाँ पे क्या हो जाता है जब हम साउंड प्रोड्यूस करते तो क्या होता है हमारे पास रीजन्स किस चीज के रीजन्स मिल जाते हैं? कंप्रेशन का रीजन मिलता है, रेयर फ्रैक्शन का रीजन मिलता है, कंप्रेशन का रीजन मिलता है, रेयर फ्रैक्शन का रीजन मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है?
मैक्सिमम इसका जो कंप्रेशन रहेगा या फिर मैक्सिमम इसका जो डेंसिटी रहेगा उसको भी हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, ये देखो डेंसिटी और द प्रेशर दे रखा है, इसका मैक्सिमम डेंसिटी ये वाला रहेगा एम्पलीट्यूड, और जनरलाइज टर्म में क्या बोल देंगे, मैक्सिमम डेंसिटी इसका जो रहेगा उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और जो इसका मिनिमम डेंसिटी रहेगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। निगेटिव ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी कहां पे रिप्रेजेंट करते, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते, तो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, सॉरी निगेटिव ऑफ द मैक्सिमम डेंसिटी या फिर मैक्सिमम डेंसिटी। तो चलो अब जनरलाइज टर्म में एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो एम्पलीट्यूड का मीनिंग है वो तो हमने देख लिया, अब जनरल टर्म्स में क्या होता है वो देखते हैं। इन जनरल टर्म्स जो एम्पलीट्यूड रहता है ना उसको हम लाउडनेस के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी साउंड का अगर एम्पलीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक बहुत हाई तो हम उस साउंड को क्या बोलेंगे, लाउड साउंड बोल देंगे। या फिर किसी अगर साउंड का क्या बोल दे, एम्पलीट्यूड अगर कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक लेस लाउडर साउंड बोलेंगे उसको। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो ग्राफ है, वो एक के पास ये जो वेव है इसका कम एम्पलीट्यूड है, और जो दूसरा ग्राफ है इसका जो है वेव, इसमें जो एम्पलीट्यूड दिख रहा है हमें बहुत बड़ा है, इसका जो एम्पलीट्यूड है बहुत कम है। इसको से फॉर एग्जांपल ग्राफ ए बोल देते, इसको ग्राफ बी बोल देते। तो जो ग्राफ बी है ये लाउडर साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों लाउडर साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है लार्जर है, किससे कंपेरिजन में, ए के कंपेरिजन में इसका जो एम्पलीट्यूड है बड़ा है। तो अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है तो हम क्या बोल देते, ये लाउडर साउंड है, बात खत्म। जनरलाइज मीनिंग में बस इतना ही देखना है। अब फिर देख लेते हैं उसका डेफिनेशन। जो मैंने आपको क्या बोला था कि हमें बस तीन ही चीजें देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, उसका जनरल मीनिंग और उसका डेफिनेशन देख लेना है। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाई एक्सिस। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे 10 है या फिर 15 है, जो भी रहेगा वो सब, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाई एक्सिस अबव और बिलो, अबव और बिलो द एक्स एक्सिस और द मीन पोजिशन और द इक्विलिब्रियम पोजिशन। अबव और बिलो, फ्रॉम अबव और बिलो बोले तो वही फ्रॉम द मीन पोजिशन और द इक्विलिब्रियम पोजिशन, ये उसका डेफिनेशन है। इसके बारे में मैं बस और एक बात ऐड कर लूं, हमने तीनों चीजें तो क्लियर करके लिया, और एम्पलीट्यूड के बारे में बस आपको इतना ही जान लेना है, ठीक है। ये मतलब बहुत हो गया इतना ही जान के लेना अभी के लिए। लेकिन एम्पलीट्यूड के बारे में और एक बात जान लो कि बच्चे क्या है, क्लास 12 होने तक भी या फिर ड्रॉप ईयर में भी क्या करते, एम्पलीट्यूड के बारे में एक मिसकंसेप्शन दिमाग में रखते कि एम्पलीट्यूड का जो यूनिट रहता है इसको मीटर बोल देते। हाँ ठीक है, बहुत जनरलाइज टर्म्स में हमें जब भी पूछा जाएगा कि एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या है बोल दो, तो हम बोल देंगे कि एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर है, ठीक है। लेकिन नॉट ऑलवेज, एम्पलीट्यूड का जो यूनिट है ऑलवेज मीटर नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, जैसे कि हमने वाई एक्सिस पे क्या लेकर रखा है, यहाँ पे डेंसिटी या फिर प्रेशर, और डेफिनेशन क्या बोलती है हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाई एक्सिस ऑफ द क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे तो क्वांटिटी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट जो है क्या है, वही एम्पलीट्यूड का यूनिट रहेगा ना। फिर अपने को जो ये एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या बोलता है, एम्पलीट्यूड इज द क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, सॉरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस। तो हमारे पास क्वांटिटी कौन सा है यहाँ पे, वाई एक्सिस पे डेंसिटी है। तो एम्पलीट्यूड का भी यूनिट डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे को डेफिनेशन में बोलता है एम्पलीट्यूड किस चीज के साथ रिलेटेड है, क्वांटिटी ऑन दी वाई एक्सिस के साथ रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने अगर डिस्टेंस या कुछ और लिया तो उसका यूनिट वहां पे मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी का यूनिट जो है वही इसका यूनिट बन जाएगा ना एम्पलीट्यूड का, जैसे कि किलोग्राम मीटर पर क्यूब यहाँ पे एम्पलीट्यूड का यूनिट बन जाएगा। ये बात बस याद रखना कि मतलब बहुत बार क्या होता है कि मिसकंसेप्शन रहता है कि एम्पलीट्यूड का यूनिट ऑलवेज मीटर है। नहीं, ऑलवेज नहीं है, हो सकता है मीटर है या फिर कुछ और भी हो सकता है। ये बात बस नोट करके लो, ठीक है। आगे बढ़ते, एम्पलीट्यूड हो गया हमारा, स्पीड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की ओर बढ़ते, क्या है वो, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है एक बार देख लेते। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन अ कंसेक्यूटिव वेव। एक वेव है ना, कंप्लीट वेव बन रहा है। अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ है, ये वेव में ऐसा निकाल रहा हूं, ठीक है, एक कंप्लीट वेव बन गया ना, और दूसरा है मेरे पास ये, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, बस यही पे निपटा दिया है वेव। तो वेवलेंथ क्या हुआ है, इसका अगर वेवलेंथ ये x है, ठीक है, और इसका वेवलेंथ अगर y है,
तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम, x इज ग्रेटर देन y, बस इतना ही बोल देना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक पूरे वेव का जो लेंथ रहेगा उसको हम वेवलेंथ बोल देंगे, ठीक है। और एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन अ कंसेक्यूटिव वेव। टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मतलब क्या, वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, पूरा एक वेव जब बनेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से लेके उसके बीच में का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोल देते हैं। अब जो वेवलेंथ है इसके नाम में ही लेंथ है, तो इसका यूनिट ऑलवेज फॉर ऑलवेज क्या रहेगा, मीटर। मतलब एसआई में बोल रहा हूं मैं, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर या फिर किलोमीटर, या फिर जो भी लेंथ के जो और ये रहते हैं ना यूनिट्स, वो सब उसमें चल जाएंगे जो यूज करना है वो। जिसकी क्या रहता है, मीटर रहता है, नैनोमीटर रहेगा, माइक्रोमीटर रहेगा या फिर किलोमीटर रहेगा, जो भी यूनिट है सब लेंथ के वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन एसआई सिस्टम में जो वेवलेंथ का यूनिट है वो ऑलवेज क्या रहेगा, मीटर। ये एम्पलीट्यूड जैसा नहीं है, वो चेंज नहीं होगा कभी। एम्पलीट्यूड का यूनिट कीप्स ऑन चेंजिंग, उसका फिक्स कोई यूनिट नहीं है, लेकिन वेवलेंथ का ऑलवेज एक फिक्स यूनिट है। क्या है, जो लेंथ का यूनिट रहता है वो क्या है, एसआई सिस्टम में क्या है वो मीटर, ठीक है। अभी अपना फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होने के बाद अपना फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या था, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्बडा यानी कि एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, जिसको हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो अपने पास 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइम पीरियड। जब एक वेव कंप्लीट होता है ना, ऐसा वेव बनाता है, तो एक पूरा का पूरा एक पूरा वेव बनाने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वेव यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इतना पूरा वेव बनने के लिए कितना टाइम लगा है। आवाज आ रहा है, हेलो, हाँ ठीक है। तो इतना पूरा वेव कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो उसको हम क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। मतलब कभी भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, जैसे हम साउंड में हम कल क्या पढ़ रहे थे, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड पढ़ रहे थे ना। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में क्या देख रहे थे हम, कि कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, ऐसा ऑसिलेशन होते रहता है। तो अभी जो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन ऑसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे कि मेरे पास ये वाला कंप्रेशन का पार्ट है, फिर ये वाला रेयर फ्रैक्शन का, फिर कंप्रेशन का, फिर रेयर फ्रैक्शन का। ऐसे अगर फ्रैक्शंस में एयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक ऑसिलेशन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन प्लस रेयर फ्रैक्शन, और वहां यहाँ से क्या हो रहा है, फिर वापस दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। इतने में क्या हुआ, एक ऑसिलेशन, इतने में क्या हुआ, दूसरा ऑसिलेशन, इतने में क्या हुआ, तीसरा ऑसिलेशन। सो इसको क्या बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में साउंड के रिलेटेड में अगर एक ऑसिलेशन देखे तो वहां पे क्या क्या है, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन। तो एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन को जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड बोल देंगे। सिंपली एक बात याद रखो, टाइम पीरियड अगर पूछा जाएगा तो किसी भी एक साइकिल का हमको टाइम पीरियड बताना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये साउंड यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हो रहा है और पूरा मिला के 5 सेकेंड लग रहा है, उसको कितना, 5 सेकेंड लग रहा है, तो हमको इसका टाइम पीरियड फाउंड करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, बस एक ऑसिलेशन के लिए। यहाँ पे हमें क्या मालूम है कि 3 ऑसिलेशन हुए ना, तो 3 ऑसिलेशन के लिए 5 सेकेंड लग रहे, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, यही पूछा जा रहा है। तो 1 into 5 कर दो, 1 into 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये सबको मालूम रहेगा ना, ये क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि हमें मतलब एक पूरे के पूरे एक ऑसिलेशन का, सिर्फ और सिर्फ एक ऑसिलेशन को रिक्वायर्ड टाइम जो होता है उसको हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, 3 ऑसिलेशन है, ठीक है। कितने ऑसिलेशन है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे जाके खत्म हुआ, तो पूरे इसका साउंड ट्रेवलिंग में कितने ऑसिलेशन हुए, 3 ऑसिलेशन हुए। तो 3 ऑसिलेशन को अगर 5 सेकेंड लगे तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड ही क्या होता है, एक ऑसिलेशन के लिए होता है ना टाइम पीरियड। तो एक तीन ऑसिलेशन के लिए 5 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 5 डिवाइडेड बाय 3, हमको आंसर मिल गया। तो दैट इज द आंसर, उतना सेकंड क्या हो गया उसका टाइम पीरियड। समझ में आया, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, टाइम पीरियड समझ में आ गया। अभी कितना हो गया हमारा, स्पीड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया और टाइम पीरियड हो गया। अभी बाकी है बस सिंगल एक लास्ट का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड, दैट इज क्वालिटी और द टिम्बर। अब याद रखो, जब भी ये ऊपर के सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे ना, हमारे पास 2 साउंड है। पहला हमने जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में वही ले लेते कि मेरे दोस्त को एक उसके बंदी से थप्पड़ पड़ा और दूसरा उसके मम्मी से थप्पड़ पड़ा है, ठीक है। तो जो उसमें क्या हो रहा है, हमको डिफरेंट आवाज आ रही है ना, लेकिन क्या होता है कभी कभी उतने ही जोर का चाटा पड़ता है जितने जोर का मम्मी चाटा मारती है, कभी कभी उसकी बंदी भी उतना ही जोर से मार देती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, ये पूरा उसमें क्या होता है, स्पीड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, लैम्बडा भी सेम है। लैम्बडा मतलब क्या है अपना,
वेवलेंथ भी सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है। ये अबव फाइव पूरे के पूरे ऊपर के पांचों जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सबके सब सेम है, दोनों भी थप्पड़ में सबके सब सेम है। तब भी क्या होता है, एक जो थप्पड़ पड़ता है ना वो अपने कानों को बहुत स्मूथ लगता है या फिर अच्छे क्वालिटी का आवाज आता है, ठीक है, और जो दूसरा जो थप्पड़ है वो एकदम खराब क्वालिटी का आवाज आता है। या फिर हम बोलते हैं ना बहुत बार कि साउंड क्वालिटी खराब है, जैसे कि अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो ये माइक की वजह से क्या हो जाता है कि साउंड का जो क्वालिटी है ये कभी कभी कम होता है, लेकिन बात तो मैं ही कर रहा हूँ ना, अगर सोर्स मेरा सेम है, बात मैं कर रहा हूं मतलब सोर्स कौन सा है, जो ये मैं यहाँ से वाइब्रेट कर रहा हूँ, जो वोकल कॉर्ड से आवाज निकल रहा है, तो मेरा जो सोर्स है सोर्स तो सेम है, जबकि पूरा वापिस से एक बार क्या बोलते हैं समझने की कोशिश करते। दो पर्सन है, एक जन मोबाइल पे लेक्चर देख रहा है, मेरा ये वाला जो लेक्चर है सेम ही लेक्चर, दो पर्सन है, एक जन मोबाइल पे देख रहा है और एक जन टैबलेट में देख रहा है। अपना मोबाइल कैसा खराब है, टूटा फूटा है, कैसा भी है, तो अच्छा क्वालिटी का आवाज नहीं आता उसमें से, और हमारे पास दूसरा क्या है, टैब है, अच्छा क्वालिटी का, उसमें लेक्चर का आवाज बहुत सही से आता है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सोर्स तो मैं सेम हूं ना, ये जो यहाँ से निखिल के यहाँ पे वोकल कॉर्ड से जो आवाज आ रहा है ये क्या है, सेम है, तो इसका क्या है, स्पीड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। तो ये पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहे, सोर्स सेम होने की वजह से सेम ही है, पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक सेम है। लेकिन फिर भी क्या होता है, क्वालिटी या फिर टिम्बर नाम का एक कैरेक्टरिस्टिक आता है, जो कि आपके मोबाइल में जो स्पीकर लगाए ना उसके वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी आता है। एक मोबाइल से अरे यार इतना इसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है वो बोल देते हैं ना हम, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन टैबलेट में वहीं पे हम अच्छे क्वालिटी के डिवाइस में अगर सुन रहे हैं लेक्चर, तो वहां पे क्या होता है कि अच्छा क्वालिटी का आवाज आता है, और उसी को क्वालिटी को हम क्या बोल देते, टिम्बर बोल देते। क्या बोल देते, क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी और टिम्बर दोनों ही सेम ही नाम है, बस उसको अलग अलग हमने नाम दे दिए, TIMBER, टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर। मतलब ये जो पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तब भी एक साउंड हमको सुनाई देने में प्लीजेंट लगता है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको स्मूथ लगता है, या उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है। लेकिन दूसरा साउंड उसका सब कुछ सेम है, लेकिन तब भी वो अच्छा नहीं सुनाई देता हमको, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसका क्वालिटी डिफरेंट या फिर इसका टिम्बर अलग अलग है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये थे इसके साउंड के 6 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हो गए अपने 6 की 6 पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें 3 मेजर है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, और बाकी के तीनों भी हमें सीखने ही है। ऐसा नहीं है कि मेजर नहीं है तो हमको वो छोड़ देने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने 6 के 6 कैरेक्टरिस्टिक समझ के लिए, अंडरस्टैंड करके लिए, बस आपको इसको रिवाइज करते चलना है, और एक दो बार आपको भी एकदम अंडरस्टैंड, मतलब ध्यान में एक बार कंसेप्ट बैठ गई, दिमाग में एक बार छप गई वो कंसेप्ट, बाद में आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गए अपने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस साउंड। अब हम आगे चलते, कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ बाकी है क्या देख लेते। हमने क्या देखा है, ये तो देख लिया ना हमने, साउंड का जो स्पीड रहता है रूम टेम्परेचर पे कितना होता है, 343। फिर लाइट का स्पीड क्या होता है हमने एकदम लेक्चर के स्टार्टिंग में ही देख लिया, तो ये हो गया। फिर स्पीड का डेफिनेशन है, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं, या फिर किसी को चाहिए तो आप लिख के ले सकते हो। ठीक है, मैं बाजू में से रखता हूँ, लिख के ले सकते हो। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी बोल दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और द ऑसिलेशंस ऑफ द साउंड वेव, क्या बोलते हैं इसको, दैट इट डज पर सेकंड, जो भी है। हमने डेफिनेशन भी आपको बोल दिया था, उसका यूनिट्स भी बोल दिया था, सब कुछ बोल दिया था। फिर एम्पलीट्यूड हो गया, अपना टाइम पीरियड हो गया, और वेवलेंथ हो गया। टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। मतलब ही क्या, सिंगल कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। यहाँ पे क्या दिया है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलने की जगह पे बस क्या बोला है यहाँ पे, अ सिंगल कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वेव, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलते थे, टाइम पीरियड। और वेवलेंथ की भी डेफिनेशन हमने देख ली थी। आगे बढ़ते और देखते क्या है, हमको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, क्या है, calculate the frequency of the sound wave if the wave oscillates 10 times in a time period of the 5 second। क्या बोल रहा है यहाँ पे, कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, एक 10 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है 5 सेकंड में, तो हमको एक ऑसिलेशन का कितना टाइम पीरियड है ये पूछा गया है। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या बोला गया है हमको, कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी। अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 टाइम पीरियड, और हमको टाइम पीरियड मालूम है क्या, यहाँ पे 5 सेकंड, ये टाइम पीरियड है क्या, नहीं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन या फिर एक क्या यहाँ पे, हाँ ऑसिलेशन ही दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में भी, तो एक ऑसिलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ये टाइम पीरियड है क्या 5 सेकंड, नहीं बिल्कुल नहीं, ये टाइम पीरियड नहीं है। ये क्या है, 10 ऑसिलेशंस के लिए कितना टाइम लगा ये बोल दिया है। तो 10 ऑसिलेशंस के लिए अगर 5 सेकंड लगा है तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना, 1 × 5 डिवाइड बाई 10, कितना आया थे वो 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड की जगह पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/1/2, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हुआ 2। आई बात समझ में। 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 हर्ट्ज या फिर
सेकेंड इनवर्स। आया क्वेश्चन समझ में आपको? यहाँ पे ये अपना पहला क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1, ये ग्राफ क्या थे आपके एनसीईआरटी में, ये ग्राफ दे रखे, ठीक है। हमने कल देखा था कि प्रोपेगेशन में क्या होता है, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन के जैसे एयर के रीजन्स बन जाते, और उसी को यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स थे, एयर पार्टिकल्स को थोड़ा रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे अलग तरीके से, वही उसको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा है। क्या ग्राफिकल यहाँ पे कैसा है, मतलब ये जो रीजन है कंप्रेशन का, उसमें क्या डेंसिटी कैसा है, हाई, तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिया। अब ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी कैसा है, कम है, तो कम दिया है, लेकिन कम है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, निगेटिव में मैक्सिमम बोल सकते हैं ना। जैसे कि अगर 5 ये नंबर बहुत ज्यादा है तो निगेटिव 5 क्या है, बहुत कम है, लेकिन अगर निगेटिव हटा जाए, उसमें से हटा दिया जाए उसमें से, तो 5 भी एक बड़ा अमाउंट है ना, तो उसको ही क्या बोलते हैं। अगर यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, निगेटिव में डेंसिटी बहुत ज्यादा है। आई बात समझ? यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में हाई डेंसिटी है, तो यहाँ पे निगेटिव में हाई डेंसिटी है। क्या बोल रहा हूं मैं, लो डेंसिटी, लो DENSITY, लो डेंसिटी इज इक्वल टू निगेटिव में हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। आई बात समझ में? जैसे कि अगर हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी को तो हम हाई डेंसिटी बोल देंगे, लेकिन लो डेंसिटी को क्या बोल देंगे, निगेटिव में हाई डेंसिटी। तो देखो हाई डेंसिटी है, एम्पलीट्यूड हो गया, इसका भी क्या है, हाई डेंसिटी, लेकिन कैसा, निगेटिव में, तो इसको लो डेंसिटी या फिर निगेटिव में हाई डेंसिटी बोल दो, तो इसका एम्पलीट्यूड है। बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको, एक बार आपको बस नजर डाल देनी है इस पे, ठीक है। आगे बढ़ते और देखते, आगे बढ़ने से पहले और एक कंसेप्ट बाकी है अपना, कि इसको कंसेप्ट नहीं, एक छोटा पॉइंट और टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो, उसको नाम दिया गया है। जब भी आपको ये एक्स एक्सिस के ऊपर के जो ये पिक्स दिखेंगे ना, इन सारे पिक्स को क्रस्ट बोल देना है, ठीक है। क्या बोल देना है, क्रस्ट। देखो यहाँ पे CREST क्रस्ट, क्या बोल देना है वहां पे, उसको क्रस्ट बोल देना। और जब भी एक्स एक्सिस के बिलो वाले जो पॉइंट्स दिखेंगे ना आपको, पिक्स, इन पिक को क्या बोल देना है, ट्रफ बोल देना। और याद नहीं रहता तो कैसा याद रखने का, क्राउन जो रहता है, क्राउन C फॉर क्राउन रहता है, C फॉर क्रस्ट रहता है, ठीक है। C फॉर क्राउन, क्राउन कहाँ पे पहनते, ऊपर सर पे पहनते, तो क्या है यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा उसको C फॉर क्राउन, C फॉर क्रस्ट बोल देंगे, ठीक है। क्राउन नहीं बोलना है, मैं बस रिलेट करके, मतलब आपको याद कैसा रखना है उसका ट्रिक बोल रहा हूँ। क्राउन नहीं बोलते उसको, क्या बोलते, क्रस्ट बोलते। तो C फॉर क्रस्ट, C फॉर क्राउन कहाँ पे रहेगा, एक्स एक्सिस के अब वो रहेगा। और T फॉर ट्रफ, यहाँ पे देखो, टी फॉर टो बोलते हैं ना, कुछ तो भी टो, आपने पैर के एक पार्ट को टो बोलते हैं ना, तो एक्स एक्सिस के बिलो टो कैसे रहता है, नीचे रहता है। टी फॉर टो, टी फॉर ट्रफ, TROUGHT ट्रफ, ठीक है। तो ट्रफ कहां रहेगा, एक्स एक्सिस के नीचे। अगर एक्स एक्सिस के नीचे वाले जो पिक्स है उनको नाम क्या है पूछा गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रफ बोल देंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पिक्स को क्या नाम देंगे, क्रस्ट बोल देंगे, ठीक है। ये वाला बस था एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ते, क्या देखते, ठीक है। आगे बढ़ के देखते ही तो हमने जो हेनरिच हर्ट्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे ना, उनका जो बोला था ना कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, या फिर उन्होंने बहुत योगदान दिया है। उनके और उनके योगदान के लिए क्या बोलते हैं, योगदान याद रखने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट हमने क्या रखा है, हर्ट्ज रखा है, तो इनके नाम पे वो हेनरिच हर्ट्ज। उनका वर्क किस चीज में था, हमको बस उनके बारे में 3 चीजें भी याद रखने की। क्या, उनका वर्क किस काम में था, किन काम में था, मतलब या फिर किस फील्ड में था बोल सकते हैं, किस फील्ड में था। तो हेनरिच हर्ट्ज का काम किस फील्ड में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनाने में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो आपको क्या है, हमने मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो दे दिया है कंसेप्ट की, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जब एक लाइट पार्टिकल ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो सारी थ्योरी हम क्लास 12 में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये वाला। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आपको एटम्स के बारे में अब जानकारी होगी अच्छी खासी, 9th स्टैंडर्ड में हो तो एटम्स आपको सब कुछ मालूम रहेगा। एटम्स हम फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बोल रहे हैं, ठीक है। एटम जो अपने पूरे एक सब्सटेंस के अंदर रहता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, वो वाला एटम, ठीक है। तो ये जो एटम के अंदर रहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो जब क्या होता है, एक आधा लाइट पार्टिकल जो सन से आता है, वो अगर इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे आके स्ट्राइक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से निकल के जाता है बाहर। इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक क्यों, फोटो मतलब लाइट का पार्टिकल आता है, एटम पे बम्बार्ड हो रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो फोटो और इलेक्ट्रिक क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर जा रहा है ना, आई समझ।
ये सारी जो कंसेप्ट है आपके क्लास 11 12 में आएगी आपको। अभी के लिए बस इतना ऊपर ऊपर से ही जान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जब लाइट पार्टिकल ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको बोला जाता है, या फिर वो जो है सारे कंसेप्ट हम 11 12 में ही देख लेंगे। ठीक है, छोड़ो, अभी के लिए इतना ही जान लो बस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम किया था। किसने काम किया था? हेनरिच हर्ट्ज ने काम किया था उस पर। फिर उनके बारे में और एक बात जो जान लेनी हमें वो क्या है कि जो उन्होंने जब काम किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर जो उन्होंने काम किया था उसने एक फाउंडेशन बना दिया है। किन चीजों का फाउंडेशन बना दिया? अपन जो आज टीवी देखते हैं या फिर आप जो अभी मोबाइल में लेक्चर देख रहे हो, जो टेलीफोन है या फिर हम कॉल पे बातें करते हैं वो सारे, या फिर टेलीग्राफ, जो भी सारे जो जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, वो सारे वो सारे चीजें जो है उस कहां से मतलब पैदा होते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसका जो ओरिजिन है वो किन कंसेप्ट से ओरिजिन हुआ है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ओरिजिन हुआ है। तो उनको भी क्या बोलते हैं योगदान किसका था सबसे बड़ा? उसमें भी अपने हर्ट्ज साहब का ही था। ये वाली पहली बात क्या है, उनका काम किस किस फील्ड में था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फिर उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो काम था वो हमें किन चीजों में अभी हेल्पफुल है? तो हमको देखा जाता है यहाँ पे किन चीजों में हेल्पफुल है? टेलीविजन, टेलीग्राफ, वो सारी चीजों में हेल्पफुल है। और लास्ट का क्या है, हम उनके नाम के ऊपर कौन से क्वांटिटी को यूनिट दिया गया है, कौन से क्वांटिटी को यूनिट दिया गया है? फ्रीक्वेंसी, इस क्वांटिटी को यूनिट दिया गया है हर्ट्ज। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल एच स्मॉल जेड, हर्ट्ज। यही तीन चीजें इनके बारे में आपको अंडरस्टैंड करनी है। एनसीईआरटी में एक छोटे पैराग्राफ में उनके बारे में दे रखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको बोर्ड्स में या कहीं पे भी पूछ सकते हैं ये वाले एक दो क्वेश्चन इस पे। ठीक है, वन ऑसिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेव एंड इन जनरल, मतलब वो जो बॉब मतलब पेंडुलम का जो नीचे वाला लटका हुआ रहता है ना उसको बॉब बोलते हैं। तो एक ऑसिलेशन होता क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं सबसे पहले। क्या होता है एक ऑसिलेशन? अगर मैं ऐसा वेव निकालू, ठीक है, तो एक ऑसिलेशन क्या है इसमें, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो वापिस आके यहां पे ही रुकेगा, मतलब एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन हो गया एक ऑसिलेशन। ये वेव के बारे में। अगर पेंडुलम के बारे में देखें तो ये देखो यहां से अगर स्टार्ट कर रहा है तो ये टू यहाँ पे आके वापस यहीं पे आके जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके स्टॉप करेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे आया और यहीं पे स्टॉप किया, नहीं, टू एंड फ्रो। आई बात समझ में? ये हो गया टू, यहां तक आके वापस टू हो गया और इसको वापस आएगा तो फ्रो बोलेंगे। तो एक टू कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलेंगे? एक ऑसिलेशन। और अगर हम कंप्रेशन रिफ्लेक्शन के ही सब में देखेंगे, जो साउंड में अभी जो साउंड प्रोपेगेशन में हमने देखा था उसमें क्या है, कंप्रेशन होता है, रेरफ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेरफ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेरफ्रैक्शन होता है। तो दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में जो रीजन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक ऑसिलेशन बोलेंगे। मतलब क्या हुआ उसमें, एक कंप्रेशन और एक रेरफ्रैक्शन मिलके क्या बना रहा है? एक ऑसिलेशन बना रहा है। आई बात समझ यहाँ पे? एक ऑसिलेशन क्या होता है। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, हमने तो देख लिया था, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये वाली बात भी हमने देख ली। आगे बढ़ते और क्या है देखते, हमारे पास सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है हमको? नहीं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, हम ये क्वेश्चन स्किप कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लिख के लेना है तो लिख के ले सकते हो और खुद मन से सॉल्व करना। हमने सॉल्व किया था, क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड ना, तो यहाँ पे 1/5 कर देंगे क्या डायरेक्टली? नहीं, उसका टाइम पीरियड निकालना है हमें सबसे पहले। तो टाइम पीरियड निकालो और उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख दो। आई बात समझ? ये क्वेश्चन मन से सॉल्व करना। ठीक है, तो आगे चलते और देखते हैं पिच। पिच क्या होता है कि मतलब जब जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए ना, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये वो, तो उसके रिलेटेड मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि अगर एक आधा साउंड का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लाउड साउंड है। अगर एक आधे साउंड का अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ज्यादा लाउड साउंड नहीं है, ऐसा बोल देते ना। तो वैसे ही पिच क्या होता है, अगर किसी चीज का, अगर किसी साउंड का अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो उसको हम क्या बोलते थे? उसका पिच ज्यादा हाई। जैसे अगर मेरे पास एक ये है, क्या बोल सकते हैं, एक मेरे पास विजल है, सिटी बजाते हैं ना, सिटी एकदम वो गेम्स टीचर के पास रहता है देखो, तो उनके पास जो सिटी रहता है वो जब विजल करते हैं तो वो क्या होता है? बहुत ज्यादा करके ऐसा आवाज करता है, तो उसमें क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी रहता है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे कुछ और चीजें बजाऊं, जैसे अगर ड्रम वम कुछ तो भी बजा दो, उसका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? देखो यहाँ पे देखो, अगर ये वाला एक वेव है और दूसरा क्या है, उतने ही टाइम पीरियड में अगर ऐसा 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 वेव आ रहा है आपको, तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको? इसका जो फ्रीक्वेंसी है दिख रहा है ना,
हाँ यहाँ पे देखो इसका जो फ्रीक्वेंसी है क्या हो रहा है, उतने ही टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा वेव्स बने, लेकिन यहाँ पे क्या है, उतने ही टाइम पीरियड में वेव्स कम बने। तो कम वेव्स बन रहे मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको पिच कैसा रहेगा, कम रहेगा। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उतने ही टाइम पीरियड में ज्यादा ऑसिलेशन हो रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच क्या बोलेंगे, ज्यादा है। जैसे लाउडनेस इज कंपेयर्ड विद द एम्पलीट्यूड, वैसे ही पिच इज कंपेयर्ड विद द अपना फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मतलब ये जो पिच क्या है, ये जो अपना फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है, ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये फिजिक्स के कंसेप्ट है, ठीक है। कौन सा, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है ये फिजिक्स के कंसेप्ट है, लेकिन वहीं पे जो लाउडनेस और पिच है ये ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिनका मतलब फिजिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या बोलते हैं, चिल्ला मत। वो ऐसा थोड़ी बोलते कि तेरा एम्पलीट्यूड कम कर, वो तेरा एम्पलीट्यूड कम कर ऐसा नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे, धीरे आवाज में चिल्ला, मतलब कम आवाज कर तेरा, ऐसा बोलेंगे ना। तो हम लाउडनेस ह्यूमंस के लिए टर्मिनोलॉजी, वैसा ही क्या है, ज्यादा ज्यादा एकदम पिच हाई रख। हम जो इंग्लिश में बात करेंगे, जब इंग्लिश में बात करेंगे तो जिनको फिजिक्स मालूम नहीं है तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कम करो बात करने का, या फिर जो भी आवाज है उसका फ्रीक्वेंसी कम करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिच कम करो तुम्हारे आवाज का, ठीक है। बात समझ में आई। तो जैसे कि हमारे पास ये जो एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड इज या फिर लाउडनेस था, loudness is compared with the amplitude, वैसे ही pitch is compared with the pitch, pitch is related to, compared नहीं, related, pitch is related to frequency। आई बात समझ। higher is the frequency, higher is the pitch, lower is the frequency, lower is the pitch, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, क्या है देख लेते। when a flute and a drum are made to sound in the same media, मतलब सेम मीडिया मतलब सेम मीडियम, मीडियम को मीडिया लिख देते हैं हम बहुत बार। तो व्हेन अ फ्लूट एंड अ ड्रम आर मेड टू साउंड इन द सेम मीडिया एंड हर्ड बाय द सेम पर्सन, आदमी मतलब हम यहीं पे बजा, एक जगह पे एक आदमी फ्लूट बजा रहा है, एक आदमी ड्रम बजा रहा है, और लिसनर भी एक ही पर्सन है, दो अलग अलग लिसनर नहीं है, एक ही लिसनर है, ठीक है। व्हाई दोज टू इंस्ट्रूमेंट साउंड डिफरेंटली, क्यों वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग बजाते हैं। मतलब देखो मैं यहाँ पे ड्रम बजा रहा हूँ और एक मेरे यहाँ पे मुंह के पास मैंने अपना फ्लूट रखा है और फ्लूट भी बजाती जा रहा हूँ, पी 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 ढम ढम ढम, तो अलग अलग आवाज आ रही है ना। और यहाँ पे जो लिसनर है उसको एक ही आवाज आ रहा है क्या, नहीं, दो अलग आवाज आ रही है, एक फ्लूट का आवाज आ रहा है और दूसरा ड्रम का आवाज आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि दो अलग अलग आवाज क्यों आ रहे, जबकि लिसनर भी सेम है और बजाने वाला भी सेम है, क्यों, क्या रीजन है उसका। ऑब्वियसली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, बस वही लिखा है यहाँ पे। इट इज ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद दोज टू डिफरेंट साउंड्स एंड वन ऑफ द सच कैरेक्टरिस्टिक्स इज पिच। अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे कि मैं फ्लूट बजा रहा हूं तो फ्लूट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका पिच ज्यादा है। अगर ड्रम में बजा रहा हूं तो ड्रम का फ्रीक्वेंसी कम है, ढम 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 ऐसा बजाते जा रहा हूं ना, और फ्लूट जो है पी ऐसा एकदम अचानक से बजते जा रहा है, वो कंटिन्यूअस साउंड है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका पिच ज्यादा है। डम 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 जो ड्रम बजा रहा है उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका पिच भी कम है। वही यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर अगर आपको लिख के लेना है यहाँ पे लिख के ले सकते हो, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, इफ अ कपल शाउट साइमल्टेनियसली फॉर सम रीजन then guess which sound reaches the neighboring gossip auntie first or which sound will take longer time to reach her। मतलब क्या है, यहाँ पे एक कपल है, वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे, झगड़े कर रहे, कुछ ना कुछ आवाज कर रहे, ठीक है। और एक गॉसिप आंटी है जिसको बहुत जानने का मन करता है कि क्या क्या बातें हो रही है। वो अगर वो दरवाजे के बाहर खड़ी है तो उसको आवाज किन का पहले जाएगा ये पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही रिलेट कर सकते हैं ना इसको, कि मतलब जब एक लड़की चिल्लाती है तो लड़की के आवाज में जो होता है ना पिच हायर रहता है। ऑलवेज रिमेंबर द थिंग दैट लड़की और लड़का अगर साथ में चिल्ला रहे तो कभी भी एक लड़की का जो आवाज रहेगा उसका पिच हायर रहता है और जो लड़का रहता है इसके आवाज का पिच ऑलवेज लोअर रहता है, ठीक है। क्या बोला मैं, मेल और फीमेल के बीच में अगर कंपेयर करेंगे साउंड के केस में तो ऑलवेज मेल का जो आवाज रहता है ना इसका जो पिच रहता है लेस रहता है कंपेयर टू द फीमेल के वॉइस, ठीक है। तो अब इससे क्या कंपेयर करते हैं, इससे क्या पता चलता है हमको कि अगर ये कपल के बीच में, कपल है तो ऑब्वियसली एक लड़का एक लड़की होगी, जनरल केस हम देख रहे हैं, अब एबनॉर्मल केस नहीं देख रहे, हम जनरल केस देख रहे हैं। तो ठीक है, एक कपल के बीच में क्या रहेगा, एक लड़का रहेगा एक लड़की रहेगी। तो लड़की जो रहेगी उसको ऑब्वियसली अगर उसका फीमेल जेंडर है तो ये क्या है, इसका पिच क्या है, बहुत ज्यादा है। पिच ज्यादा है मतलब क्या, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब टाइम पीरियड क्या है, कम। क्यों कम है, क्योंकि हमें क्या मालूम है, ये देखो पिच हायर द पिच, हायर द पिच, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। फिर क्या है,
हाइयर द पिच हाइयर द फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज लोअर इज द टाइम पीरियड। मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम टाइम कौन लेगा वो गॉसिप आंटी के पास जाने के लिए? लड़की का आवाज, लड़की का आवाज कम टाइम लेगा वो गॉसिप आंटी के पास जाने के लिए। आई बात समझ में? और ये जो मेल रहेगा इसका क्या है, इस बेचारे का पिच कैसा है, कम है। इसका पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी कैसा है इसकी आवाज का, कम है। इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड कैसा है इसका, ज्यादा है। टाइम पीरियड ज्यादा है मतलब ज्यादा टाइम लेगा ना उस आंटी के पास आवाज जाने के लिए। आई बात समझ में? यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। आप इसको मतलब बस अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख के भी रखा है, फॉर कंसेप्ट ओनली। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे कुछ क्वेश्चन है भी या नहीं। क्या है डिफरेंस बिटवीन द पिच एंड फ्रीक्वेंसी? कुछ नहीं है डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बता दिया था ना, ये जनरलाइज टर्म है, ये फिजिक्स का टर्म है। हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द पिच, इतना याद रखो, ठीक है। लो पिच हाई पिच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस टाइम स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वेव डिस्टर्बेंस और यहाँ पे टाइम के बीच में हमको निकाल के देना है। मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्राफ मेल के वॉइस का ग्राफ है और कौन सा ग्राफ फीमेल के वॉइस का ग्राफ है, ठीक है। अब बोलो, यहाँ पे जो ग्राफ ए ये मेल वॉइस का ग्राफ है या फीमेल वॉइस का ग्राफ है? क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे कैसा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई। फ्रीक्वेंसी हाई मतलब पिच कैसा है, हाई। और बायोलॉजिकली हमें क्या मालूम है, हाई पिच किसका रहता है, फीमेल का, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसा है, लो फ्रीक्वेंसी है। लो फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज लो पिच, और लो पिच इंप्लाइज क्या इंप्लाई करता है, मेल है। कम पिच का वॉइस किसका रहता है, मेल का ही रहता है ना। तो वही हमने वो भी देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते क्या है देखते। लाउड साउंड सॉफ्ट साउंड हमने ये पहले ही कर लिया है। लाउड साउंड मतलब क्या है, जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा है उसको हम लाउड साउंड बोल देते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड कम है उसको हम क्या बोल देते, सॉफ्ट साउंड बोल देते। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखना है तो कैसा रहेगा, अगर ये ऐसा है, ठीक है, और दूसरा ग्राफ ऐसा है, तो इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है ना। एम्पलीट्यूड बड़ा है मतलब ये लाउडर साउंड है, और इसका एम्पलीट्यूड छोटा है। एम्पलीट्यूड छोटा है मतलब ये लाउडर साउंड नहीं है या फिर कम लाउड साउंड है, ठीक है, स्मॉल लाउड साउंड है, ठीक है। इसका क्या है, इट्स मीनिंग रिलेटेड टू द रियल एयर प्रेशर एंड डेंसिटी व्हाइल द प्रोपेगेशन। क्या होता है, जब मैं एकदम बड़े आवाज में बात करूंगा, जैसे हेलो ऐसा बड़े आवाज में बात करूंगा, तो क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बात करो हेलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आवाज का जो आवाज की वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है एयर के बीच में, देखो हेलो ऐसा जब मैं बोल रहा हूँ और मेरे आवाज की वजह से जो यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है वो मेरे को यहाँ तक फील हो रहा है। लेकिन वही अगर मैं स्मॉल आवाज में बोलूँ हेलो, तो मेरे को ये डिस्टरबेंस यहाँ तक महसूस ही नहीं हो रहा ना। हेलो अभी यहाँ तक ही महसूस हुआ है मेरे को वो डिस्टरबेंस। आई बात समझ में? तो यही है एम्पलीट्यूड का मीनिंग, क्या है कि कितना मैक्सिमम डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। वही हमको जनरलाइज टर्म में मीनिंग देखना था, वो हमने देख लिया एक बार। आगे क्या है, एम्पलीट्यूड इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी। याद रखो कैसे भाई, एम्पलीट्यूड किसके साथ, अगर मेरे को बहुत ज्यादा लाउड आवाज चाहिए तो मेरे में एनर्जी भी उतना ही चाहिए ना। अगर मेरे में एनर्जी नहीं, मैंने कुछ खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, मैं बड़े आवाज में चिल्ला पाऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो एनर्जी किसके साथ एसोसिएटेड, या फिर क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड किसके साथ एसोसिएटेड है, लाउडनेस किसके साथ एसोसिएटेड है, एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। इसमें तो याद रखने की भी कुछ बात नहीं है, बस अंडरस्टैंड करके छोड़ दो उसको। क्वालिटी ऑफ द साउंड, टिम्बर ऑफ द साउंड, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। ये वाला भी कंसेप्ट अपना हो गया। अब टोन क्या होता है और नोट क्या होता है, ये वाला देख लेते हैं हम। बस एक सेकेंड ना, मैं पानी पी लेता हूँ। जब भी हमारे पास एक साउंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो साउंड है अभी के लिए। अगर दो साउंड के बीच में साउंड ए और साउंड बी, साउंड ए और साउंड बी, ये साउंड ए में क्या हो रहा है, सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है, कि मतलब अगर इसमें क्या हो रहा है, ऐसा अगर ग्राफ है तो बस इसका फ्रीक्वेंसी ऐसा 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 ही होते जा रहा है। लेकिन साउंड भी क्या है, इसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी बन रहा है, कभी इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो कभी भाई बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, तो कभी वापस से ऐसा ज्यादा फ्रीक्वेंसी बन रहा है। तो हम क्या बोल देते हैं, जब कौन सा भी एक साउंड है जिसके पास एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम क्या बोल देंगे, टोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टोन। टोन क्या है, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। क्या है टोन, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी बदल नहीं रही है, तो इसको क्या बोल देंगे, हम टोन बोल देंगे। वहीं पे नोट क्या होता है, नोट इज अ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आई बात समझ में? अगर एक मेरे पास साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो रही है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इसमें क्या हुआ,
फ्रीक्वेंसी ऑफ माई साउंड इज सेम, तो इसको क्या बोल देंगे, टोन बोल देंगे। लेकिन अब मैं ई ऐसा बोलूंगा तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है ना, तो इसको क्या बोल देंगे हम, नोट। तो नोट क्या होता है, नोट इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल लिख दिया मैंने न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ना लिख के उसका वो सिंबल लिख दिया। आई बात समझ में, तो डिफरेंस पता चला आपको कि एक नोट में और एक टोन में क्या रहता है, ये भी हो गया। एक एक कंसेप्ट बस हमको अंडरस्टैंड करते चलने, और इसी के साथ अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव होते हैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखना क्या है हमको, स्पीड, डिस्टेंस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रिलेशन, ठीक है। रिलेशन भी देख लेते हैं भाई कि मतलब हमारे पास क्या मालूम है अपने को, स्पीड का एकदम रिलेशन क्या होता है ना, स्पीड और डिस्टेंस के बीच, स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, स्पीड और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हमको देख लेनी है, ठीक है। तो हमको सबसे बेसिकली क्या मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को ही हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ, सही बात है कि नहीं। वेवलेंथ क्या है, लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस आया, तो हम इसका यहाँ पे लैम्बडा लिख लेते हैं, लैम्बडा अपॉन टाइम। तो हमको क्या मिला, वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिला, वेवलेंथ अपॉन टाइम। रिलेशन मिल गया। पहला रिलेशन क्या है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। अब दूसरा रिलेशन, दूसरा क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड है, इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड है ना, तो इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्बडा इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड। बस टाइम को मैंने सेपरेटली लिख लिया है, आई बात समझ में। और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, लैम्बडा इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड बात क्या मिली मेरे को, स्पीड इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या रिलेशन मिला, पहला आपको रिलेशन क्या मिला, स्पीड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड, और दूसरा क्या मिला, स्पीड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसका कुछ और बाकी है क्या, टाइम पीरियड वाइम पीरियड, कुछ भी नहीं बाकी, बात खत्म, ठीक है। इतने में हम निपटा देते हैं, हमको दो ही रिलेशन देखने थे, दो रिलेशन देख लिए। क्या है पहला रिलेशन, क्या है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड, और दूसरा क्या, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। और अगर हमको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का अगर किसी ने रिलेशन पूछ लिया, बस इसको ऊपर नीचे कर दो ना, स्पीड इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड अपॉन लैम्बडा, हो गया, बात खत्म। तो अपने को रिलेशन क्या मिला, फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा का ऐसा रिलेशन मिल गया, बात खत्म होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस। कौन सी वेव प्रॉपर्टी रहेगी जो लाउडनेस डिटरमाइन करती है, हम इतनी देर वही तो देख रहे, एम्पलीट्यूड। कौन सी रहेंगी, एम्पलीट्यूड। और पिच को कौन डिटरमाइन करता है, अपना फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कौन डिटरमाइन करता है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेस विच साउंड हैज द हायर पिच। गिटार और कार का हॉर्न, जो हम पी पी पैसा पॉम पॉम बजाते हैं ना, उसका। गिटार का क्या होता है कि एक तार रहती है ना, तार, उसको हम थोड़ा भी ऐसा करेंगे तो ज्यादा वाइब्रेट करती है, ज्यादा वाइब्रेट कर रही है मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर पिच। तो गिटार का फ्रीक्वेंसी कैसा है, गिटार का फ्रीक्वेंसी हाई, तो इसका पिच भी हाई। लेकिन कार हॉर्न कितना भी ज्यादा बजाओ, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी गिटार के तार के कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहता है। गिटार का तार कैसा एकदम बारीक रहता है ना, तो उसको थोड़ा भी ऐसा करो तो ज्यादा वाइब्रेट करता है वो, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो हाई रहता है, पिच जो रहता है हाई रहता है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, गेस विच साउंड हैज द हायर पिच, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। और फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, गिटार का ज्यादा है, ठीक है। आगे आगे क्या क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। What are the wavelength, frequency, time period and amplitudes of the sound wave। हमने पिछले स्लाइड्स पे यहाँ पे इसके सारे डेफिनेशन लिख के लिए थे, आपको अगर लिख के लेने तो लिख ले सकते हो, ठीक है। मैं बाजू में हट जाता हूं, अगर लिख के लेने तो लिख ले सकते हो, लिख के लिया होगा आपको, अगर जरूरत होगी तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वही यहाँ पे आपको बस डेफिनेशन ही पूछा है ना, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनको डिफाइन करना है, तो अभी मैंने वो स्लाइड ओपन करके दिया था आपको, वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चंस, हाउ आर द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। हमने क्या देखा था अभी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्यों वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या रहता है, लैम्बडा इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड। बस इसको सेपरेट करके लिखा, और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी, बस लिख लिया। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास,
लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। हाउ आर द वेवलेंथ, ये हो गया वेवलेंथ, एंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी हो गया रिलेटेड टू इट्स स्पीड। बात खत्म, आई बात समझ में, रिलेशन देख लेना है बस। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। हमने पास क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना दिया है, 220 हर्ट्ज दिया है। फिर उसको क्या पूछा है, हमको क्या फाइंड करने का है, लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका स्पीड दिया है कि हमें दिया है, स्पीड इज इक्वल टू क्या दिया है, 440 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितना दिया है, 440 मीटर पर सेकेंड, इसका वेवलेंथ हमें फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 220 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मीनिंग क्या रहता है, हर्ट्ज को हम सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं ना, सेकंड -1 तो गया इधर, ठीक है। 440 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 220 सेकेंड इनवर्स। अब ये सेकेंड इनवर्स और सेकेंड क्या होते, कैंसिल हो जाते, 220 से इसको क्या गया 2, क्या आया अपना आंसर 2 मीटर, ठीक है। वेवलेंथ कितना है इसका, 2 मीटर आया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज। टोन बोल रहा है यहाँ पे, नोट बोल रहा है क्या, नहीं। टोन मतलब क्या है, जिसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर है क्या इसमें, नहीं, एक ही फ्रीक्वेंसी दिया है हमको। तो क्या दिया है यहाँ पे, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया अपने के पास, 500 हर्ट्ज, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, 500 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर, इसका डिस्टेंस कितना दिया आपने को, 450 मीटर। फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड what is the time interval between the successive compression and of between the successive compression from the sound। अब successive compression का मीनिंग क्या होता है, एक ऑसिलेशन, आई बात समझ में। अगर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन है, तो सक्सेसिव कंप्रेशन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन। बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन में क्या आता है, एक कंप्रेशन एक रियर फ्रैक्शन, और एक कंप्रेशन एक रियर फ्रैक्शन मिलके क्या बनाता है, एक ऑसिलेशन, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन का क्या पूछा है हमको, टाइम पीरियड पूछा है यहाँ पे, आई बात समझ। क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड और द टाइम इंटरवल, मतलब क्या पूछा हमको, टाइम पीरियड पूछा। और टाइम पीरियड क्या रहता है, एक ऑसिलेशन के लिए, वही हमको यहाँ पे पूछा गया है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्या क्या दिया है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज, डायरेक्टली आंसर आ गया ना हमारे पास। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज दे दिया है हमको, तो 500 हर्ट्ज और फिर 500 सेकेंड इनवर्स हमको अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, हमें क्या मालूम है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या रहता है, नहीं वही तो फाइंड करना है हमें। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, इंप्लाइज टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी आएगा ना, कि टाइम पीरियड इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वो सब मालूम है ना, ऊपर नीचे करने का एकदम 6 स्टैंडर्ड में हम पढ़ के लेते। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड क्या है इसका, 1 अपॉन 500 सेकेंड इनवर्स था ना, ऊपर जाके क्या बनेगा ये 1 अपॉन 500 सेकेंड बनेगा। 1 अपॉन 500 मतलब क्या है ये, 0.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.002 सेकंड। आई बात समझ, ठीक है। ये अपने पास टाइम पीरियड मिल गया हमको, वही पूछा है ना, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, ये कंफ्यूजन के लिए लाइन दे रखा है हमको, ठीक है। सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन द, मतलब हमको टाइम पीरियड पूछा, हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, आंसर है अपना, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रुक्कू नाम की लड़की है, ठीक है। रुक्कू सिंग्स अ टोन एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 किलोहर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज और 1000 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एंड द वेवलेंथ ऑफ हर टोन इज 100 सेंटीमीटर, इसका वेवलेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, हम लगे इसको क्या करेंगे, एसआई सिस्टम में करके लेंगे, क्या है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है। देन कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हर वॉइस टू रीच अ पर्सन सिटिंग, टू रीच मी, ठीक है, रीच अ पर्सन या रीच मी सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। हमको डिस्टेंस कितना है 500 मीटर तक, उसको टाइम कितना लगेगा ये पूछा गया है ना। इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पीड फाइंड करके लेते हैं। इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड फाइंड करके लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑल्सो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारे पास डिस्टेंस तो है, कितना है डिस्टेंस 500, नहीं, क्या करते हैं ये पूरा कैंसिल। सबसे पहले क्या करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी करके लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है ना, तो इससे हम स्पीड फाइंड कर लेते। तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, कितना वेवलेंथ 1000 और फ्रीक्वेंसी कितना है 1, तो कितना आया स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास कितना मिला हमको, 1000 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले में पुटअप करते, 1000
ये क्रॉस करके लिया है ना, तो वापस से लिख के लो, टिक कर लो, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करना है, टिक करके लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है 1000, डिस्टेंस कितना दिया है अपने को 500 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड, वही तो होता है। अभी ये तो है टाइम पीरियड जो हमको फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड कितना आया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1000, 0 0 0 0 कट, 5 टू 10 इज इक्वल टू कितना आया 0.5, 0.5 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे 0.5 सेकंड, मतलब आधा सेकंड लगेगा जब वो रुकू गाना गाएगी, और मैं अगर 500 मीटर पे अगर खड़ा हूं तो उसका आवाज मेरे तक आने के लिए। कैसे फाइंड किया हमने, पहले स्पीड फाइंड कर लिया। स्पीड कैसे फाइंड कर लिया, क्योंकि हमारे पास लैम्डा और फ्रीक्वेंसी है, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्पीड, तो स्पीड मिल गया। स्पीड मिलने के बाद क्या करते हैं, हमको जनरल फॉर्मूला क्या मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी मालूम है, स्पीड भी मालूम है। स्पीड हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, तो उतने डिस्टेंस कवर करने के लिए उतने स्पीड के साथ कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात खत्म। ये वाला क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। अब ये इंटेंसिटी ऑफ द साउंड जान लेते हैं क्या है। ये जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है ना, ये क्या होता है, अब बहुत बार क्या होता है कि इंटेंसिटी और लाउडनेस को हम सेम ही बोल देते कि मतलब ये साउंड बहुत लाउड है या फिर ये साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, हम ऐसा बोलते थे। लेकिन ऐसा बोलना गलत है एक प्रकार से, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है ना, इसका बस सिंपल मीनिंग क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज द पावर ऑफ साउंड पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पावर बोल रहा है ना, पावर ऑफ द साउंड, तो पावर का यूनिट क्या होता है वैट, पर यूनिट एरिया बोल रहा है, मतलब पर यूनिट एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट हो गया। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज दिस पावर ऑफ द साउंड पर यूनिट एरिया। अगर मेरा कुछ तो भी मतलब साउंड बना रहा हूं मैं, कुछ तो भी साउंड क्रिएट कर रहा हूं, तो उसका पावर कितना है और पर यूनिट एरिया पावर कितना है, उसको क्या बोल देते हम, इंटेंसिटी बोल देते। और ये लाउडनेस से पूरा पूरा ऑपोजिट है, लेकिन बहुत बार हम लाउडनेस और इंटेंसिटी को सेम ही बोल देते कि इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये साउंड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, या फिर ये साउंड बहुत लाउड है, इसको हम सेम ही समझते। सेम चीजें नहीं है। ये लाउडनेस किसके रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड के रिलेटेड है, और जो इंटेंसिटी है ये किसके रिलेटेड है, अपना पावर के रिलेटेड है। याद रखो, क्या याद रखना है, जो लाउडनेस है ये किसके रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड के रिलेटेड है, और जो इंटेंसिटी ये किसके रिलेटेड है, पावर के रिलेटेड है। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज द पावर ऑफ साउंड पर यूनिट एरिया, और जिसका यूनिट क्या है वैट पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ, ठीक है। तो आगे बढ़ते, क्या है इंटेंसिटी, वही लिखा है यहाँ पे, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड आर नॉट वन एंड द सेम, वही बात है। और आगे क्या दिया, स्पीड ऑफ द साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक सॉलिड मीडियम है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ तो भी ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल में अगर मैं ऐसा बजा रहा हूं तो क्या हो रहा है, साउंड बज रहा है ना, और कुछ तो भी आपको आवाज आ रहा है, ठीक है, ये देखो आवाज आए। वही अगर मैं लिक्विड मीडियम में कुछ तो भी बजाऊं, अगर मेरे पास यहाँ पे पानी होता और मैंने इसको स्प्लैश किया होता ऐसा ऐसा, कुछ तो भी कम आवाज आया होता, जो कि मैंने वही सेम ही मतलब उतने ही ताकत से मैंने बॉटल पे भी बजाया, उतने ही ताकत से मैंने पानी पे भी बजाया, लेकिन जो आवाज आपको सॉलिड के साथ आया है वो आवाज ज्यादा था कंपेयर टू लिक्विड के साथ। और वही अगर मैं हवा में करूं, देखो ऐसा आ रहा है क्या आवाज, नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड देन इन लिक्विड देन इन गैसेस, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं और मेरी बात सीधा सीधा अगर किसी सॉलिड मीडियम पे जाके टकरा रही है, तो उसकी स्पीड वहां पे क्या होगी, सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं पानी में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, वहां पे थोड़ी कम रहेगी। सॉलिड में जितना मैंने बात किया ना, उसकी जो वहां पे स्पीड रहेगी, उसके कंपैरिजन में अगर मैंने पानी में बात करी तो वहां पे क्या रहेगी, मेरे बात करने की स्पीड कम रहेगी। और वहीं पे अगर मैंने एयर में बात की तो वहां पे और स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वही याद रखो कि स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड मीडियम देन इन लिक्विड मीडियम देन इन गैसेस मीडियम। ये वाली बात बस पक्की याद रखो, ठीक है। कुछ आगे दिया है कि और स्पीड ऑफ दिस, हाँ वही अभी देखो, द स्पीड ऑफ दिस साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। कुछ प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा, जैसे कि प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, उसकी डेंसिटी कैसी है। वही तो बोला मैं अभी, अगर सॉलिड का एग्जांपल लिया तो सॉलिड में कैसी रहती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, एकदम पैक रहती है ना, कॉम्पैक्ट रहती है। तो जितना ज्यादा डेंस होगा एक आधा सब्सटेंस, उतना ही ज्यादा स्पीड क्या होगा साउंड का उसमें ट्रेवल करने का
ज्यादा होगा। जैसे कि मेरे पास अगर सॉलिड है तो उसका डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, लिक्विड है डेंसिटी कम है, और एयर का डेंसिटी क्या है, सबसे कम है। तो जितना ज्यादा डेंसिटी है उतना ज्यादा स्पीड रहेगा किसका, साउंड का, किसके लिए, उसमें ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो साउंड सॉलिड मीडियम है उसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस सबसे ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल सबसे ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ द साउंड क्या रहेगा उसमें, सबसे ज्यादा। यहाँ पे लिक्विड है तो उसका डेंसिटी कम है तो उसमें स्पीड ऑफ द साउंड कम रहेगा, और एयर में क्या है, डेंसिटी सबसे कम है तो उसमें क्या रहेगा, उसका स्पीड ऑफ द साउंड सबसे कम रहेगा। वैसे और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है ये स्पीड ऑफ द साउंड मटेरियल के प्रॉपर्टीज के, वो है टेम्परेचर। अगर अपने पास अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए किसी, हमारे पास अगर ये रूम टेम्परेचर ही हमने अगर बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे देखते हैं पहले क्या लिखा है, लाइक टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा, यहाँ पे कुछ लिख के रखा है क्या, स्पीड ऑफ द साउंड इन द सेम मीडिया बट डिफरेंट टेम्परेचर, नहीं वही, ज्यादा कुछ लिख के नहीं रखा, हम बोल दे रहे जनरल टर्म्स में। इतना क्यों, मतलब मैं आपको कम इसमें बता रहा हूँ, कम क्या बोलते हैं, बहुत शॉर्टकट में बोल रहा हूँ मैं, ये जो सारी चीजें है ना कि कौन से प्रॉपर्टी पे कैसा डिपेंड है ये वो, बहुत शॉर्टकट में बोले जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको अभी के सिलेबस में जरूरत नहीं है। आप जब हायर क्लासेस में चले जाओगे, क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में, तब आपको एक एक प्रॉपर्टी पे पूरा पूरा, मतलब आपको एक एक टॉपिक आएगा कि किस पे कैसा डिपेंडेंस है। ठीक है, मतलब डेंसिटी पे कैसा डिपेंड है, टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड है, वो सब अभी के लिए बस आप इतना याद रख सकते हो कि जो एक साउंड ट्रेवल करेगा किसी भी मीडियम पे, तो उस मीडियम के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, कैसे प्रॉपर्टीज पे, लाइक उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा। और अगर पूछा गया कि डेंसिटी पे कैसा डिपेंड है, एक आधे मीडियम की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो उसका साउंड का उस मीडियम में ट्रेवल करने का स्पीड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर हमने टेम्परेचर देखा, अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उस मीडियम में उस साउंड वेव का स्पीड कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर यही लिख के ले सकते हैं हम, हायर इज द टेम्परेचर, higher is the speed of the sound traveling through that medium, higher is the density of the medium, density का symbol rho, higher is the density of the medium, higher is the speed of the sound traveling through that medium। वही लिख के दिया यहाँ पे, स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम, अगर उसकी डेंसिटी बदल गई तो उसका स्पीड ऑफ द साउंड बदल जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड इन सेम मीडियम बट एट द डिफरेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, ज्यादा गर्म टेम्परेचर है तो उसके साथ क्या होगा, स्पीड ऑफ द साउंड बढ़ जाएगा। क्या है यहाँ पे, अपने को कुछ तो भी ये याद नहीं रखने का है सबसे पहली बात। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, यू नीड नॉट टू मेमोराइज दिस वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज मेमोराइज नहीं करने की, लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, हम कंपेयर कर सकते हैं ना, जैसे कि सॉलिड है और यहाँ पे गैसेस है, स्पीड ऑफ द साउंड इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड देखो यहाँ पे कैसे 6000 है, ठीक है 6000 के रेंज में, और यहाँ पे कैसा है बस 200 के रेंज में। ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है ना, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड इज हाईएस्ट व्हाइल स्पीड ऑफ द साउंड इन गैसेस इज लोएस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनका जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा है, हायर द डेंसिटी हायर इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट मीडियम। वही हम यहाँ पे बस कंपेयर करके लेंगे। ठीक है, ये हमको याद बिल्कुल नहीं रखना है, बस कंपेरिजन के लिए दे रखा है, वो सब आप दे सकते हो। यहाँ पे क्या है, हाँ खत्म हो गया यहाँ पे लेक्चर, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगला जो पार्ट है अपना, जो कुछ भी है हम कंटिन्यू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड एंड इको के साथ, रिफ्लेक्शन एक इको, फिर उसके जो एप्लीकेशंस रहेंगे उन सब के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।